Hi everyone. So I hope the prelims went good. We have done our duty, our karma, and now let us wait for the result and let's hope कि अच्छा आए positive result आए. We have given our best. दिन रात जागकर we have studied for prelims and हमने अपना full effort दिया. So first of all, take a break, relax, and एक दो दिन के लिए रेस्ट करो, गैदर योर एनर्जी एंड देन गेट बैक फॉर द मेंस प्रिपरेशन. सो लेट अस डिस्कस इस वीडियो में डिटेल में कि कैसा रहा प्रीलिम्स, क्या होंगे हमारे डिटेल सॉल्यूशंस, प्रोबेबल आंसर, आंसर की कट ऑफ क्या हो सकती है हमारी एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजी हमें क्या करनी है मेंस के लिए. एज दिस टाइम द टाइम इज वेरी वेरी लेस मेंस के लिए, वी कैन नॉट वेट फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट. सो पेपर कैसा था? How do you guys feel? Do let me know in the comments. But according to me, based upon my experiences and analysis, paper was not easy. Though it was not 2023 का level का, जो 2023 was extremely difficult, वो level नहीं था. अभी भी 2024 के at par ही था. Specifically अगर देखें तो multiple segments जैसे कि polity and geography, mapping, these questions were not easy to tackle. दो फर्स्ट ग्लांस में ये इजी लगते हैं बट दे वर नॉट इजी टू टैकल. एंड हिस्ट्री वाला पार्ट वॉज कंपेरेटिवली ईजियर दिस थिंग, बट ये सब चीज़ें उससे बैलेंस आउट हो गई. एंड करेंट का फिर से वही चल रहा है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन PT365. सो रैंडम ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें पूछेगा ही जिसमें हमें एक स्टेटमेंट आती होंगी. सो इस वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली द कट ऑफ विल गो डाउन. द कॉम्पिटिशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सो जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, कट ऑफ विल ऑटोमेटिकली गो डाउन. एंड according to what I have heard from the students based upon their feedback, CSAT was also very difficult this time. So ultimately वो भी एक रोल प्ले करेगा एंड विल फर्दर ब्रिंग डाउन द कट ऑफ. एंड वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ होगी. पहले लेट अस लुक इनटू द आंसर की. सो हिस्ट्री पार्ट थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली. 70-80% चीज़ें मैनेज की जा सकती थी. हमने जो वीडियो सीरीज बनाई, मैराथन बनाए, उससे क्वेश्चंस कवर किए जा सकते थे. दैट्स अ गुड थिंग. सो उनका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा आया. कम टाइम में ही वी गॉट गुड स्टफ एंड हम आंसर्स कन्वर्ट कर पाए. सो दैट्स अ गुड थिंग. फॉर्चून फेवर्ड अस दिस टाइम एंड वी वर प्रिपेयर्ड. बट अब जो मुश्किल चीज़ें आई जैसे पॉलिटी एंड हमारा ज्योग्राफी, अब उनके क्या है, थोड़े आंसर्स में सब्जेक्टिविटी है. सो व्हाट आई फील इज कि इस बार भी वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे आंसर की में. देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस. सो मल्टीपल कोचिंग अपनी की निकालते रहेंगे. अब उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार देख लो, एक दो से देख लो, जितना स्कोर बन रहा है बस उसी के अराउंड होवर करेगा वो. नाउ फिर क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आएंगे, वेरिएशन आएगी, क्योंकि यूपीएससी का डिस्क्रिशन है इसमें. तो इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. बस हमें अब आगे वाली चीज़ पर फोकस करना है. वी हैव टू फोकस ऑन द फ्यूचर, ऑन द रोड अहेड, ऑन द फ्यूचर स्ट्रैटेजी. वो भी डिस्कस कर लेंगे आगे. सो सबसे पहले आंसर्स देख लेते हैं एंड उनकी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं. सो यू कैन वेरीफाई, देख सकते हो अपने आप अपने क्वेश्चन पेपर में. सो सबसे पहले देखो, कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें अभी भी एलिमिनेशन लग रही थी. एलिमिनेशन एंड बेसिक गेस वर्क स्टिल वर्क दिस टाइम. कुछ में लगा है, डायरेक्टली लगा है, इट वर्क, बेसिक लेवल का चला है. बट अगेन वही है कि एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लोगे, पूरा आंसर निकालना इज स्टिल डिफिकल्ट, जिसकी वजह से अगेन कट ऑफ नीचे जाती है. सो सबसे पहले ऑल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल्स. नाउ आई डू नॉट नो कितने लोगों को ये पता होगा. आई वुड कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. एंड होते क्या है ये, that do not solely rely on internal combustion engines. So fuel cell बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक, ये सभी इसमें आएंगे. सो आंसर इज 3. बेसिक इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में अगर हम देखें जनरल ऐसे वाले क्वेश्चन में यूजुअली ऑल 3 ही रहता है, बट अब वो ट्रैप शुरू कर दिए उसने इसमें भी सेट करने. सो इन दिस केस इट विल बी ऑल 3. फिर आता है हमारा यूएवीज, ड्रोन पे क्वेश्चन पूछा. ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग. दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. अब देखो इसमें अगर हम देखें तो फिर वही हो रहा था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो रही थी. ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, तो उसको एलिमिनेट किया. फिर ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज सर्टेन फिक्स्ड विंग्स यूएवीज कैन नॉट होवर. एंड ऑल्सो
they cannot do vertical takeoff. So this is why they need a runway or a catapult. ऑलराइट? सो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड फिर ऑल टाइप्स ऑफ यूवीज कैन यूज ओनली बैटरी। तो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो अगर हम उस लॉजिक से लगाएं गेस वर्क एलिमिनेशन में जो हमने समझा हुआ है बेसिक, सो सब में एक्सट्रीम चीज की बात की हुई है, सो आंसर वुड बी डी, नन। ऑलराइट, सो इसका आंसर यही रहेगा, ऑप्शन डी, नन। सारी स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज अ बिट डाइसी। अब इसमें यूपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, वो कीवर्ड क्या खेल रहा है इस पे, यूजुअली दिस इज द कीवर्ड इट दे आर प्लेइंग ऑन। नाउ लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज में पूछा है उसने, यूजुअली मेकअप द कैथोड। नाउ बैटरी मेंशन नहीं करी लिथियम आयन कौन सी है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बोला है। सो इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है दैट इज मेनली यूज एज एनोड, बट ग्रेफाइट भी कैथोड की तरह भी यूज हो सकता है। नाउ इट इज कंप्लीटली देयर डिस्क्रिप्शन। अगर वो देखेंगे यूजुअली, इन दैट केस हमारा आंसर आना चाहिए 3। ग्रेफाइट को हम एक्सक्लूड करेंगे, कोबाल्ट यूज होता है, लिथियम यूज होता है, निकल यूज होता है, ये तीनों यूज होते हैं, बट ग्रेफाइट भी कैथोड की तरह काम कर सकता है। हाउएवर ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इट इज मोर फेवरेबल टू बी यूज्ड एज एनोड, बट एक्सेप्शंस उसमें भी होते हैं। सो नाउ इट इज देयर डिस्क्रिप्शन, या तो वो ऑल 4 बोल देंगे या फिर ओनली 3 सी के साथ जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट। अब ये देखो, ये बेसिक। अब इसमें था प्लास्टिक, लास्ट ईयर भी हमारा एक प्लास्टिक के क्वेश्चन पूछा था कि च्युइंगम में प्लास्टिक होते हैं, वो वाला क्वेश्चन। नाउ सिमिलरली किस किस में प्लास्टिक हो सकता है, अब वही सिमिलर उसी थीम पर क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुआ है। सो व्हाट आई थिंक इज दैट इसमें भी डायरेक्टली हमारी ट्रिक काम कर सकती थी, एंड ऑल 3 से वी कुड हैव डन इट, वी कुड हैव गेस्ड इट, एंड दैट इज करेक्ट। तीनों में ही यूज होगा। नेक्स्ट आता है, नाउ दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। कोल गैसिफिकेशन से हमारी बनती है सिन गैस, वी नो दैट। ठीक है, सिन गैस में होता है हमारा मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर। नाउ उससे ग्लोबली इथेनॉल बन रहा है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, यूरिया भी बन जाता है, हेबर बॉश रूट से अमोनिया बनता है, एंड उसके बाद इट इज प्रोसेस्ड इनटू यूरिया। सो 1 एंड 3 आर देयर, बट नाइट्रोग्लिसरीन इससे नहीं बनता, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रेटिंग ग्लिसरीन, टिपिकली वेजिटेबल ऑयल से। सो इसका आंसर होगा हमारा बी, ओनली 2। नाउ एग्जाम कंडीशन में ये आंसर अटेम्प्ट करना is completely hit or miss. You either know it or you do not know it. So I would rate this question as difficult. फिर आता है हमारा ये, this was also difficult. अगर तुमने डिटेल में जाकर पढ़े हैं तो अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना नहीं। नाउ ये देखो, ये कितने क्लोज ऑप्शंस हैं, जो तीनों ऑप्शंस है ना, दीज ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। इनमें से एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव वेंट विद रॉकेट प्रोपल्शन इंजन या फिर अपना मिलिट्री वेपन्स इसके साथ गए होंगे, बट द आंसर हेयर इज बी, दीज आर ऑल मिलिट्री वेपन्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा गेसवर्क और बेसिक नॉलेज से किया जा सकता था, बिकॉज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसको कवर किया था इन डेप्थ। सो इसके बेसिस पर हमें पता था कि इट वाज़ नॉट। और ये देखो अमेज़न वेब सर्विस क्या होता है, अमेज़न वेब सर्विस का इससे क्या लेना-देना? सो इट वाज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। सो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट तुम्हें पता है, इफ यू एलिमिनेट इट सो यू कैन डायरेक्टली अराइव एट योर आंसर। सो इन दिस केस जिसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, दोज हु हैव रेड इट, उनके लिए दिस वुड हैव बीन अ वेरी इजी क्वेश्चन। बट अगेन बिकॉज यूजुअली पीपल डू नॉट गो इन डेप्थ ऐसे मेजोराना चिप की डिटेल्स में जाकर पढ़ना कि क्या है वो चिप, सो आई वुड रेट दिस एज मॉडरेट, नॉट डिफिकल्ट बट मॉडरेट। फिर आता है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ अब ये मुझे पता है, ये नहीं पता, मान लो ये मैं अज्यूम कर भी लेता हूँ कि करेक्ट है, बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट टू स्टेटमेंट? सो इसे आंसर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट इसका करेक्ट आंसर है डी, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, एंड दे बाइंड कर जाते हैं वो एंटीबॉडीज पे, एंटीजेंस पे, सॉरी, एंड दे हैव बीन यूज्ड पहले उनका वायरल इन्फेक्शन जैसे इबोला, नीपा में देयर हैव बीन एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज। राइट, सो इसका आंसर इज डी।
फिर नाउ नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन। एक्सट्रीम स्टेटमेंट eliminate, no virus can infect bacteria, no virus can change their नाउ अगर मैं वही बेसिक साइंस और एक्सट्रीम वाली चीज़ पर जाऊँ कि नो, नो, नो कर ये बोल रहा है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, इन दैट केस आई वुड हैव गॉन विद डी। नाउ आई विल हैव टू सी वो क्या कंसिडर करते हैं, बिकॉज़ डायरेक्टली मेरे पास प्रूफ्स हैं, बट इस बार की आंसर की में जैसे उन्होंने किया था, यू नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो ट्रैप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ट्रैप की वजह से दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। सो लेट अस होप इसका डी ही देंगे वो आंसर। एंड देन कम्स एक्टिवेटेड कार्बन। नाउ दिस इसकी थोड़ी assumption वाली है, तो इसमें डिस्क्रिशन आ जाएगा उनके पास। इसमें वी नो द स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है कि ठीक है ना, उसके बेसिस पर मुझे ये बताना है दैट एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। ठीक है, ऑलराइट, इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स एंड एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज। नाउ इजीली सिंथेसाइज तो मतलब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। गुड एंड अट्रैक्टिव टूल, तो अट्रैक्टिव टूल कोई कभी कब बन पाएगा, अगर उसकी मास प्रोडक्शन हो पाए, वो सस्ता हो, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, तभी वो एक अट्रैक्टिव टूल बन पाएगा। सो इसीलिए व्हाट आई थिंक इज आंसर होगा कि इसमें करेक्टली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और उसको एक्सप्लेन कर पा रही हैं। सो बट अगेन ये देखना पड़ेगा कि वो इसको एक्सप्लेनेशन कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ए ही रहेगा इसका आंसर। नाउ ये देखो, अब ये इसमें आता है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन ये, ऑलराइट। अब उसके पीछे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वी हैव टू फाइंड आउट कि वो करेक्ट हैं और एक्सप्लेन कर रही हैं या नहीं। नाउ सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद मैन्युफैक्चरिंग लाइमस्टोन, दिस इज करेक्ट, एंड लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, एंड इसी में निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग हमारा एमिशंस पर, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो लिखा हुआ है ना इस पे, बट इसमें इसका कोई रोल नहीं है। So this is why the answer will be हमारा कि both statements are correct, but only one of them is explaining statement है। So this will be the answer इसमें। फिर आया COP28। Now we were all focusing on COP29, बस उसने पूछ लिया जाकर COP28 से। So again this question is difficult, स्पेसिफिकली ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन में इशू है। नाउ वी डू नॉट नो कि वो इसको कैसे कंसिडर करेंगे, बहुत सब्जेक्टिविटी है इसकी इंटरप्रिटेशन में। सो बाइंडिंग है या नहीं, दिस वाज कंप्लीटली फैक्चुअल, एंड ये हो गया था कि दिस इज वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग, ये हो गया। बट इसका क्या, ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहेगी इसमें। इन एनी केस यही होगा हमारा कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, या फिर डी, सी और डी में इसका आंसर रहेगा हमारा। फिर आता है दैट इज एक्सिस रोटेशन, वी हैव स्टडीड दिस मल्टीपल टाइम्स कि ऐसा हो रहा है। नाउ सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द स्पेस, दिस इज ट्रू, बट इसकी वजह से थोड़ी हो रहा है कि उसमें इतनी एनर्जी थोड़ी है कि अर्थ की एक्सिस और रोटेशन को इम्पैक्ट करते। सो दिस स्टेटमेंट दो इज करेक्ट, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। एंड उसके बाद पोलर आइस मेल्ट हो रही है, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर नाउ, and a process that both raises sea level at equator and contributes to axis drift, thereby this is correct। ये explain कर रही है, but this is not explaining। so हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि yes, statement 2 जो है हमारी accurate है, but this is not explain the axis। so हमारी both the statements are correct, but only one of them explains the statement 1। understood? Now next is Article 6 of Paris Agreement। This is बहुत बार जिसने न्यूज में पढ़ा है उसे पता होगा, बट अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिटेल में वी हैव नेवर स्टडीड इट। इनफैक्ट मेंस के लिए भी हम खाली आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट इतना पढ़कर छोड़ देते हैं, डिटेल में वी नेवर गो। सो इसमें बोथ ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड, कार्बन मार्केट एंड नॉन मार्केट अप्रोचेस, एंड हेंस हमारी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दोनों ही उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। फिर आता है 15, अगेन अ डिफिकल्ट थिंग, आंसर इज एडीबी है इसका आंसर। बहुत मुश्किल है इसको इमीडिएटली गेस करना, बिकॉज अगेन वही कॉप 28 की चीजें वो पूछ रहा है कॉप 29 के जमाने में। नेक्स्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर, नाउ इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है आंसर।
सो डायरेक्ट एयर इसमें क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यस बिल्कुल ट्रू, इट कैन ऑल्सो बी अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। नाउ साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन एंड कुछ कमर्शियली भी ऐसा हुआ है, फीड स्टॉक फॉर पॉलीमर्स एक्सेट्रा के लिए इसको यूज कर रहे हैं, एंड फिर इससे लो कार्बन हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्लू भी बना रहे हैं। सो इन आवर केस इट विल बी सी 1, 2 एंड 3। फिर पीकॉक टेरेंटुला। नाउ पीकॉक टेरेंटुला क्या है? इट इज नॉट अ क्रस्टेशियन, इट इज अ स्पाइडर, एराचिनिड है ये, एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इन ओनली लिमिटेड। हाँ, ओनली देखकर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और इसको गलत मार्क कर दिया होगा, बट दिस इज करेक्ट। इट इज in fact only limited to some forest areas, and it is an arboreal species. Yes, it is an arboreal species that lives on trees. So answer is our D, 2 and 3. Next, CO2 emissions in India are ठीक है in terms of, no, this is not correct. लेस देन इतने कम नहीं है हमारे, अराउंड 2 टन पर पर्सन पर कैपिटा है। फिर एमिशंस फ्रॉम फ्यूल रैंक्स ठीक है, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट तो ये भी करेक्ट है, सो आंसर इज सी 2 and 3. Now this is completely factual thing. सो इसे आंसर करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन इसमें देखो एलिमिनेशन या गेस वर्क कैसे चलता है। हमने क्या समझा था कि यूजुअली 5 या 6 यहाँ पर अगर इतने सारे इन्होंने शॉर्ट वाले दिए होते हैं, इन दैट केस इट इज वेरी वेरी हाई चांसेस कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आंसर होगा बी। सो इन दिस केस आंसर बी ही है, बट अगेन दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एज ये जो हमारा मेंशन्ड है मिंट एनुअल श्रब, तो मिंट इज herb, it is not a shrub, and papaya is also incorrectly mentioned as wooden shrub. Next, rainforest produce more oxygen than the that produced by, गलत, phytoplankton ज़्यादा produce करते हैं, cyanobacteria ज़्यादा produce करते हैं as compared to rainforest, and now second statement है हमारी marine phytoplankton, photoplankton, photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen. So this is correct, and उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इज वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। सो व्हाट डू यू थिंक? दिस इज इनकरेक्ट, सो आवर आंसर इज B2 ओनली। ये इनकरेक्ट किस लिए? बिकॉज सरफेस वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, भले ही उसमें ऑक्सीजन होती है बट उसका डिजॉल्व लेवल इज स्टिल मच लोअर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। राजा राम मोहन रॉय हमारी मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो में बहुत बार पढ़ा था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, हमारा उपनिषद वेदांता इन सब की बातें की थी, बट एट द सेम टाइम साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, इन सब की बातें भी की थी। सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। फिर दिस वाज आल्सो वेरी इजी, नॉन कॉपरेशन में हमें ये सब चीजें पता थी, ये भी था। नाउ व्हाट वाज द लिंक हेयर, द ट्रैप हेयर? ये था रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स, तो यहाँ उसने फंसाया, इट वाज नॉट रिटेंशन बट दे वर रिनाउंस्ड। सो हमारा आंसर इज सी, ओनली 3। आराघट्टा, दिस वुड अगेन हैव बीन हिट और मिस, ये डिफिकल्ट ही माना जाएगा, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन। सो इसका आंसर है इट इज अ लार्ज फील्ड विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आइटर एंड which lifts water from the well। तो हमारी ये ट्रेडिशनल इरिगेशन डिवाइस ही है। फिर मतविल्सा, विचित्रचित्ता एंड गुणभार, ये सब किसके नाम है? दीज आर द नेम्स ऑफ महेंद्र वर्मन वन। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, अगर सदर्न डायनेस्टीज हमने नहीं पढ़ी थी, बिकॉज एंशियंट में वी डिड नॉट डू दैट, वी वर स्किपिंग इट। सो नेक्स्ट टाइम विल हैव टू फोकस स्पेशली चोलास, पल्लवास पे। सो ही टुक द टाइटल मतविल्सा मतलब लवर ऑफ intoxication, विचित्रचित curious minded, and गुणभार मतलब possessor of virtues। फाहिन, pretty simple straight forward question, बहुत बार पढ़ाया था, एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर में भी, फॉरेन ट्रेवलर्स में मैंने पढ़ाया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आया था, यही बोला था, यही ध्यान रखने के लिए बोला था किसके टाइम पर आए हैं। फिर आता है हमारा who among the following led a successful military campaign? It was Rajendra Chola। This is a difficult question। नेक्स्ट, अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये नदियों की मैचिंग करनी है और वो भी पुराने टेरिटोरियल हमारे जनपद वाले रीजन्स के साथ।
जैसे अवंती में महानदी थी या नहीं? वेयर इज़ अवंती? वेयर इज़ कोसला? वेयर इज़ मगध? ये देखो, ये रही अवंती। अब उसमें फिर यू हैव टू थिंक अबाउट द रिवर। सो ये सोचना, उस टाइम पर प्लान करना और इसे आंसर करना इज़ डिफिकल्ट। बट इसका आंसर क्या है? दिस इज़ करेक्ट। अस्माक इज़ गोदावरी, कंबोज विपास। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो कंबोज वाज़ समवेयर हमारा ये रहा, ठीक है? ये रहा हमारा कंबोज। एंड जो ये नदी मेंशन्ड है, दैट इज़ विपास इज़ ब्यास। SBRCGI। सो ये रही हमारी अराउंड ब्यास। तो ये रहा कंबोज, ये रहा ब्यास, तो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। ऐसे ही हमारा अवंती इज इनकरेक्टली मैच। अवंती है नर्मदा पर, यहाँ पर नर्मदा तापी है ना। सो ये दोनों इनकरेक्ट है। आंसर इज बी। बट अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे अगर कुछ भी नहीं आता तो? अगर तुक्का मारना होता ना, नाउ अब मैं आंसर की देख कर तुक्का नहीं मार रहा। मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में। मैंने खुद सोचा इसका आंसर कैसे लगाया कि गंधर्व महाविद्यालय की बात हो रही है। सो गंधर्व इज लिंक्ड विद, गंधार से लिंक कर दो। गंधार किधर था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सो उसके पास सबसे ज्यादा क्या होगा? उसके पास सबसे ज्यादा होगा लाहौर। ऑन दैट बेसिस ही आई थॉट कि इसका आंसर लाहौर होगा। एंड इट इज ट्रू, लाहौर ही है इसका आंसर। नाउ दिस प्रदेशिका राजुका युक्ता पढ़ा था हमने, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, बी। नाउ इसका क्या हो सकता है? दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज। A lot of students, a lot of aspirants are going to challenge this because in some sources रजूका को प्रोविंशियल भी लिखा हुआ है। सो कहीं सोर्सेस पर युक्ता रजूका को प्रोविंशियल भी लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट की जगह। सो अब वो लूजली इतने टर्म्स यूज किए हुए हैं उन्होंने, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर उन्होंने ये सब चीजें इग्नोर करी, जो बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पर गए, इन दैट केस इट विल बी अपना बी, वरना ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। नेक्स्ट आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिंपल एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये देखो, स्वराज चाहिए था हमें, पीसफुल मीन्स बता दिया था, और नहीं दोगे तो वी विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एग्जैक्ट ये रहा टाइम स्टैम्प, इसी टाइम स्टैम्प पर तुम्हें यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा दिया था। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ अब ये फिर अगेन डिफिकल्टी में इसको करूंगा। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये फंड्स पर बार बार पूछ रहा है, उसकी फेवरेट थीम बनती जा रही है। सो सेबी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में हमारे आ जाते हैं प्राइवेटली पूल्ड फंड सच एज हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स। सो हमारे केस में इट विल बी बी, ओनली टू। फिर आरबीआई की, नाउ हाँ अब इसमें भी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। नाउ सम of us might consider this printing and distributing currency, जो कि होते हैं हमारे सीनियरेज ऑपरेशंस। सो सीनियरेज ऑपरेशंस को कुछ लोग मानते हैं दैट इट इज द सोर्स ऑफ इनकम, बट एट द सेम टाइम अदर सोर्सेज में इसको नहीं माना जाता है। नाउ इट इज कंप्लीटली देयर डिस्क्रिप्शन, या आरबीआई की बैलेंस शीट चेक करके देखना पड़ेगा कि नाउ इट इज कंप्लीटली देयर डिस्क्रिप्शन। तो आंसर विल बी आइदर बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। पेंशन फंड मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, प्राइवेट कंपनी, सो 3 और 4 का तो रोल है ही नहीं। तो 1 एंड 2 था, या 1, 2 एंड 5 था। सो आंसर विल बी ए या फिर डी के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली वो डी के साथ जाएगा इस केस में। नाउ ईडी, लॉट ऑफ टाइम्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज इन न्यूज, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत बार करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा हुआ। बार बार उसके में जब हम लिखते थे ना अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हमेशा उसमें वी यूज टू मेंशन कि किसके अंडर है, क्योंकि वो ट्रैप होता है, यही ट्रैप उसने सेट किया है यहाँ पर। बट अगेन ये तुम्हें पता होगा या नहीं, दैट इज डिफिकल्ट। तो ये चीज इसको डिफिकल्ट बना रही है। इसको भी अगर हम गेस कर सकते थे, बट ये नहीं पता, ये फंस रहा था उसके बाद भी। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन डिफिकल्ट, बट इसका आंसर है बी। पहला इज इनकरेक्टली मैच, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड बाकी दोनों आर करेक्टली मैच्ड। फिर आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल द लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ, नाउ ये उसने फंसा दिया। इट इज नॉट आरबीआई का काम, ये है सेबी का काम। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। एंड फिर उसके बाद दिस इज करेक्ट, तो आंसर इज बी, टू ओनली। सो अब देखो, यूजुअली ये सब जो हमारी मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट, हमारी मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज एक्सेट्रा दी होती हैं कि इनका काम है ये लेकर आती हैं, वो यूजुअली ट्रैप होता है वहां पर। तो ध्यान रखना। इन इंडिया, इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज
like poultry, etc., is exempted from any tax. Now this is incorrect. These are not exempted. ये सारे exempted नहीं है. कुछ को as हम अपना business activities consider करते हैं और उन पे tax लगता है. So first statement is incorrect. And rural agricultural land is not considered a capital asset. No, 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 no. हाँ, this is correct. So yes, it is not considered हमारा capital asset. So हमारा answer is statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. D. फिर इन केस में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, नाउ दिस आई डोंट नो कितने लोगों को पता था, दो उस टाइम पर न्यूज़ में आया था, बट अब ये जॉइन किए हुए भी तो देखो 2025 चल रहा है अब। सो अभी मैगज़ीन्स में भी इट वाज़ नॉट इन डिटेल, नॉट डिस्कस्ड। अब इसमें क्या था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, ये देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री, ऑल 30 मिनरल्स, दैट ऑल 30 मिनरल्स, इसी को देखकर समझ जाओ क्यों क्रिटिकल मिनरल्स कितनी बार हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, एंड पूरा वर्ल्ड ही चाइना पे डिपेंडेंट है। सो उसी वल्नरेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट करता है, फिर बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करता है। सो इफ वी वुड हैव एलिमिनेटेड अपना सेकंड स्टेटमेंट, तो मुझे अपना आंसर मिल जाता जो है सी 1 एंड 3। बट अगेन आई वुड रेट दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट। फिर आता है हमारा रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। यहाँ ये बेसिक इकोनॉमी है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी, बिल्कुल बच्चों वाली चीज पूछी है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड एक्सप्लेन कर रही हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, बिल्कुल ठीक। स्टॉक मार्केट हांगकांग की कैप से भी ऊपर गई है कई बार, बिल्कुल गई है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई, नो रेगुलेटरी बॉडी कहां से हो गई? सेबी की हमने कितनी बार गाइडलाइन सुनी है, कितनी बार सेबी आती है, म्यूचुअल फंड्स की भी ऐड आती है उन सब की। तो सेबी का क्या काम है? खाली बैठना थोड़ी है सेबी का काम, इनसाइडर ट्रेडिंग करवाना थोड़ी है सेबी का काम, रेगुलेशन करना है सेबी का काम। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो थर्ड को एलिमिनेट करो एंड हमें आंसर मिल गया। सो इन दोनों में बेसिक एलिमिनेशन अभी भी चल रही है। 100 के 100 में नहीं चलेगी, बट एटलीस्ट इट विल वर्क इन 6-7 क्वेश्चंस। नाउ सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें नाम से समझो। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग एटसेट्रा, वापस से उनको प्रोडक्ट्स को यूज करना, तो वही सब चीजों की बात हो रही होगी। रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ इंपोर्ट्स, बिल्कुल रॉ मटेरियल्स कम लगेंगे, बिकॉज हम वो जो प्रोडक्ट निकला है उसी को ही रिसोर्स एफिशिएंसी पर फोकस करेंगे एंड मिनिमाइज करेंगे वेस्ट, दैट हमारी प्रायोरिटाइज करेंगे ड्यूरेबिलिटी, रिपेयरेबिलिटी, रिसाइकलेबिलिटी पे। सो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट एंड इसी पर ही फोकस कर रही है, विच अल्टीमेटली इनसे क्या बेनिफिट होगा? अल्टीमेटली इनसे ग्रीन हाउस एमिशंस कम निकलेंगे। नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन, इट आइदर रिड्यूसेस एसेट्स और क्रिएट्स लायबिलिटी। ठीक है, सही दिया हुआ है। बोरोइंग्स एंड हमारा डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स, ये भी सही दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी, नो, ये कोई लायबिलिटी नहीं बनाता। सो आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। नाउ दिस क्वेश्चन, नाउ दिस वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट। किसको सारे नेटो मेंबर्स याद है? किसी को भी नहीं याद होंगे, स्पेशली उसने सारी यूरोपियन कंट्रीज दे दी। अब दूर दूर की कंट्रीज देता तो फिर भी एक बार गेस कर पाते। सो आई वुड से दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यहाँ भी देखो, जब भी तुम्हें लगे कि भाई 5-6 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, तो आंसर क्या मार्क करना है? बी। सो द सेम थिंग इज वर्किंग हियर टू। ठीक है, समझ गए? कौन नहीं है हमारे मेंबर? ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं है। न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया और सर्बिया। स्वीडन ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, पिछले साल ही। फिर दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब मैपिंग के वीडियो में आई थॉट कि नहीं पूछेगा वो कि एल्प्स किससे जाते हैं, हमारा एंडीज किससे जाता है, बट उसने स्पेसिफिकली कंट्रीज पूछ ली। एंड अगेन दिस विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल है इसको आंसर करना। सो ये ब्राजील से नहीं जाता एंड हमारा पैराग्वे से नहीं जाता, बाकी सबसे जाता है। सो इसमें हमारा आ जाएगा आंसर सी। अब देखो, ये भी यहाँ पर भी 6 ऑप्शन है, बट यहाँ पर हमारी एलिमिनेशन नहीं चल रही।
अगर हम बी मार्क करते हैं तो गलत हो जाता। सो एलिमिनेशन इज नॉट वर्किंग हियर बिकॉज़ आवर आंसर इज सी। सो अगर एक में नहीं भी चली, बाकी 4-5 में तो चलेगी, ठीक है? तब भी वी विल बी गेटिंग पॉज़िटिव, नेट पॉज़िटिव मिलेगा, यही होता है। सारे क्वेश्चन ठीक नहीं करने हमें, उतने ठीक करने हैं जिससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसको पता है ये? किसी को भी नहीं पता होगा। टंगन हमारी ये टंगन ये कहाँ है? ये रही, ये रहा इक्वेटर, टच भी नहीं कर रही। आंसर है इसका डी, नन। इंडिया और टर्मरिक का पूछा एंड ईयर भी उसने 2022-2023 का पूछा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, मोर देन 30 वेराइटीज। नाउ दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई वुड से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि स्टेटमेंट्स भी ऐसी दी हुई है यहाँ पर, प्लस इसमें एलिमिनेशन कर पाना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तुक्का मारा, हिट और मिस वाला है। But yes, all three statements are correct. India is indeed the largest producer, multiple varieties हैं, and these are the major turmeric producing states. Next, simple geography NCERT. Now geography के कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, बट बाकी क्वेश्चंस डिफिकल्ट और एनालिटिकल थे, सोचने वाले थे, एंड कुछ स्टेटमेंट्स उसमें उसने फंसाई हुई है, जो ट्रैप है, एलिमिनेशन वाला ट्रैप है उसमें, काउंटर एलिमिनेशन वाला। सो इसमें क्या होगा? द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील मैचेस दिस, करेक्ट। डायरेक्टली एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, सारी चीजें देखो दी हुई है यहाँ पर, सिंपल आंसर। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटर एंड पोलर रीजन। यस, द आंसर इज हमारा ट्रू, दिस इज करेक्ट। सब ट्रॉपिकल्स में ज़्यादा होते हैं, सब ट्रॉपिकल्स में ही हमारे मेजर डस्ट सोर्सेज हैं, जैसे कि सहारन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। सो यस, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। बट सब ट्रॉपिकल एरियाज डू नॉट हैव लेस ड्राई इवेंट्स, तो यहाँ उसने फंसा दिया, हैव मोर ड्राई इवेंट्स। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। फिर आता है हमारा, नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जनवरी में बेंड करते हैं, क्रॉस करते हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, बिकॉज द आइसोथर्म्स बेंड while क्रॉसिंग द लैंड masses and polewards while crossing the oceans. Yes, this happens. क्यों? क्योंकि क्या होता है विंटर में, हमारा लैंड कूल्स फास्टर देन ओशंस, इसी वजह से वो बेंड होकर टूवर्ड्स इक्वेटर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड पोल्स वाले क्या होते हैं, वार्मर ओशन की वजह से टूवर्ड्स पोल जाते हैं। अंडरस्टूड। एंड दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इसका आंसर है ये, वही चीज उसने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर आता है ये, अब ये देखो, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। अगर सोचते तो हो जाता, एंड इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी थी कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, तो इसको तो पहले ही मैं गलत मान लेता हूँ। अगर मैंने उसको गलत मान लिया और इसको करेक्ट माना तो मुझे अपना आंसर मिल गया। ये तो अब था क्या क्वेश्चन, ये देखो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज वेरी परमिएबल रॉक। अब चॉक सबको पता है, ठीक है। अब चॉक, मान लो तुमने चॉक देखा है, बचपन में चॉक देखा है, चॉक यूज किया है, मान लो वही चॉक की बात हो रही है, जस्ट एस्यूम एक बार के लिए। सो यस, चॉक, लाइम, ये सब क्या है, परमिएबल है, उसमें पानी जाएगा ही जाएगा। क्ले परमिएबल क्यों नहीं है? क्ले क्या है? क्ले पानी तो सोख रही है, बट उसके पोर साइज इतने हैं कि वो पानी लेती है, बट उसको अपने थ्रू पास इजीली नहीं होने देती। ऑलराइट, सो यही रीजन है कि उसमें पोरोसिटी तो है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल हो जाती है। नॉट एट ऑल पोरस नहीं, पोरस तो है वो। सो इसीलिए आंसर इज हमारा सी, एंड ये हमारा एलिमिनेशन से हो रहा था। हाँ, अब ये स्टेटमेंट है, ये वाला क्वेश्चन है जो इस बार भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, एंड ऑलरेडी कर भी रहा है। दिस स्टेटमेंट, नाउ दे व्हाट दे हैव रिटन इज एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस में क्या होगा, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सो एवरीवेयर सोचकर सब इसको गलत मार्क कर देंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करके डी मार्क कर कर आ जाएंगे। नाउ दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे हीट होता है अर्थ, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती हैं, ट्रैप होती हैं, उसी से हमारा हीट होता है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट।
तो यही तो उनका रोल होता है गैसेस का। एंड ये देखो सोर्स, ये वेबसाइट देखो और ये स्टेटमेंट्स पढ़ो, एग्जैक्ट वर्बेटिम स्टेटमेंट्स तीनों की तीनों उसने यहीं से लिए हैं। सो अगर पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पर कंसिडर करें तो वो इसी जनरल स्टेटमेंट्स के साथ जाएगा। जैसे रेड सी का भी उसने ब्रिटानिका से लिया और उसी के साथ गया। इसमें भी देखो, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर्स वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। एग्जाम्स exact statement. Heat absorbed and trapped by our atmosphere keeps our planet's average surface temperature low. ये देखो, सेम स्टेटमेंट, ये भी एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट। सो इन दिस केस सी ही देगा वो इसका आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज बोथ सी। अब कुछ लोग बोल रहे थे बफेलो है या नहीं, तो ये एग्जैक्ट उसकी वेबसाइट है एनिमल हस्बेंड्री की, वहां मेंशन है बफेलो इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। सो अब ये नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटी का। इसमें देखो इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखना, जिसका भी ये पेपर था उस बंदे में दिमाग तो जरूर था, दिमाग लगाया उसने, समझा है कि यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा था। सो ऑल लेवल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एलिमिनेट कर दो, नहीं है ये। एंड द इंटरमीडिएट पर्सन टू अटेन द 30 ईयर्स, गलत है। एज कितनी होती है बताना, 21। फिर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट, नो चीफ मिनिस्टर थोड़ी करता है, गवर्नर करता है। तो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, गवर्नर। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये टूरिज्म है या नहीं। एट सम सोर्सेज इट इज मेंशन्ड कि है, एंड कहीं पर दिया हुआ है नहीं मेंशन्ड है। यस, 7 मेंबर्स ही हैं, बट ढाका डिक्लेरेशन नहीं, ढाका डिक्लेरेशन साख की है। एंड नेपाल वाज नॉट हमारा, भूटान नेपाल बाद में आए थे। सो हमारा आंसर है 1 एंड 4 ओनली। अब इसमें 1 ओनली तो है नहीं हमारा, सो इसीलिए 1 एंड 4 के साथ ही हमें जाना पड़ेगा। एंड आंसर इज सी। ना हो सकता है अगर मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हुई तो ये क्वेश्चन भी कैंसल आउट कर सकता है यूपीएससी, बट उसके लिए यू हैव टू फाइल द रिप्रेजेंटेशन विद योर ओन सोर्सेस लिंक के साथ। गांधी पीस प्राइज कौन कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जूरी में क्यों होंगे भाई, प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम है क्या, वेले थोड़ी बैठे हैं प्रेसिडेंट। एंड 1 एलिमिनेट कर देंगे हम, तो ए या सी से हमें आंसर मिल जाएगा। सो आंसर है इसमें हमारा सी। फिर गगन किस किस लिए, जीपीएस एडेड, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, अब इसमें भी उसने क्या देखो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बेनिफिट तो देगा बट नॉट इन अदर। तो जैसे ही उसने बोला नॉट इन अदर, क्यों नहीं देगा। अब जीपीएस का बेनिफिट, ये जियो ऑगमेंटेड बेनिफिट जरूरी थोड़ी है कि खाली मैं एविएशन में यूज करूं। फुल फॉर्म में कहीं पर मेंशन्ड है कि खाली ये एविएशन में यूज है, नहीं तो बाकी सब जगह भी यूज हो सकता है ऑब्वियसली, रेलवे, रोडवेज, कहीं मेरीन, मेरी मर्जी जहां मर्जी यूज करूं। थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेटेड एंड आंसर आ गया 1 या 2। सो इन अवर केस इट विल बी 2। सो अगेन यहाँ एलिमिनेशन काम कर रही है। नाउ दिस क्वेश्चन, एआई सबमिट हुई थी फेब में पेरिस में, टेलीग्राम पर मैंने उसी टाइम मैसेज किया था कि 100% चांस है ये तो आएगा ही आएगा। ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन भी बोला था मैंने कि पढ़ कर जाना। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आई टेक्स्टेड ऑल ऑफ यू कि प्लीज 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 ये पढ़ कर जाना। सी। सो यस, मोदी जी गए थे वहां पर, एंड इसमें ये क्या था, यूएस एंड यूके ने साइन नहीं किया, तो आंसर इज ए। अब ये चीज थोड़ी मुश्किल है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो आ जाएगी, वरना इट इज हिट और मिस। तो ये मॉडरेट है, दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन, दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड फालतू क्वेश्चन। अब ये कौन याद रखता है भाई सारे, ये तो एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, इन टाइप का क्वेश्चन है ये, इसकी क्या जरूरत है डालने की। सो आई वुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन अगर मैं होता तो। बट इसका आंसर है ऑल 4, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। नाउ ब्रिक समिट, ये पता था हमें, रशिया में हो गया 16 ब्रिक्स समिट, इंडोनेशिया भी फुल टाइम मेंबर बन गया है ना। अब ये देखो यहाँ उसने कैसे ट्रैप किया, एक एक वर्ड इसीलिए बोलते हैं कि स्टेटमेंट में पढ़ना होता है। दिस इज नॉट मल्टीकल्चरलिज्म, दिस इज मल्टीलेटरलिज्म, पूरा मीनिंग ही उसका चेंज कर दिया। सो आंसर इज हमारा 1 एंड 2 ओनली। ऑलराइट, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ये ट्रैप मुश्किल था, और उसकी थीम किसकी याद होती है, 1000 सबमिट होती है, 1000 की 1000 की मैं थीम थोड़ी ना याद रख के रखूंगा। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज बट नॉट टू द, अगेन एक्सट्रीम आ रहा है, एलिमिनेट कर दो, गलत है स्टेटमेंट। चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर एनी स्टेट एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट हैज टू बी इट्स चेयरमैन। अच्छा,
तो मतलब पूरे इंडिया में मैं लोकपाल, लोकायुक्त बनाऊँगा और उसमें खाली मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही प्रेज़िडेंट रखूँगा। ये अगेन एक्सट्रीम बात कर रहा है। इतना टाइम है चीफ जस्टिस के पास या हमारे पास इतने रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं? नहीं। फिर एलिमिनेट, डन। नाउ ये दोनों एलिमिनेट हो गए। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस अगेंस्ट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ये पता होगा, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रही थी उसमें यही तो था कि सबको इसके एम्बिट के अंदर लेकर आओ, चाहे कोई वर्किंग हो, रिटायर्ड हो, सबको लेकर आओ। सो 1 एंड 2 तो पहले ही डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए थे हमसे, बचा था 3 या डी। सो ये दोनों इसमें फंसते हैं, तो आंसर इज 3। यस, द मिनिमम एज इज 45 ईयर्स। फिर खो-खो वर्ल्ड कप, अब ये स्पोर्ट्स के क्या खो-खो खेल रहे हैं हमारे साथ। तो इवेंट दिल्ली में ही हुआ था एंड इन दोनों के उसने यही होता है, बेसिक जो ट्रिक बोलती है, वो यही बोलती है कि जब भी वो फैक्ट्स, नंबर्स देता है उसमें हमेशा वो गलती करता है, ट्रैप होता है वो। सो अगर उस लॉजिक से देखें तो हाँ, हो सकता था ये। डायरेक्टली आंसर मिल रहा था हमें। दोनों को इसने इंटरचेंज कर दिया, उनके स्कोर और इनके स्कोर को। अब भाई मुझे स्कोर थोड़ी ना याद रहेगा कि किसका कितना स्कोर था, वो भी खो-खो का वर्ल्ड कप का स्कोर। इंडिया के टेस्ट मैच का स्कोर मुझे नहीं पता, मैं खो-खो के स्कोर का क्या करूँगा याद रखकर। फिर ये देखो, ये बस गुकेश वाज़ इन न्यूज़, तो उसको 2-3 चीज़ों के साथ मिलाकर एक ट्रैप सेट कर दिया। सो नो, ही वाज़ नॉट लिंक्ड विद चेस ओलंपियाड फाइनल से, और वहाँ पर ऐसे भी 1 टू 1 फाइनल होते भी नहीं, और इसका नाम भी यहाँ पर गलत मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज़ करेक्ट। अभिमन्यु मिश्रा इज़ इंडीड, द रिकॉर्ड है उसके पास वर्ल्ड्स यंग मास्टर का, एंड ही इज़ एन अमेरिकन चेस प्लेयर। सो आंसर इज़ बी। फिर बोथ आर करेक्ट एंड उसको एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं टीवी में। नाउ अपना रेलवे कवच क्या है हमारा? कवच है, दिस इज़ करेक्ट। अब उसने क्या पूछा है इसमें, ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है उसने। सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर नॉट करेक्ट? यस, करेक्ट है। डेवलप्ड इन जर्मनी, दिस इज़ इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन इज़ नॉट ईज़ी। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट ईज़ी, इट इज़ डिफिकल्ट। एंड यूजुअली कहाँ ट्रैप होता है, और यहाँ ट्रैप होता है, जो ईयर देता है, डेडलाइन्स देता है, वो सब गलत देता है। सो यहाँ पर भी बेसिक चल रहा था। सो दिस इज़ इनकरेक्ट एंड दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारी इनकरेक्ट है। आंसर इज़ दिस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी रहने वाली है, एम्बिग्यूटी रहने वाली है, अब उनकी आंसर की पे डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने इसको ट्रैप की तरह फँसाया था, तो वो इसमें ओनली 2 कंसीडर करेंगे, नहीं तो वो ओनली 3 कंसीडर करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी है कि सी के साथ ही जाना चाहिए, बट पता नहीं आजकल क्या चल रहा है उनके मन में। स्पेडेक्स कैन बी डाउटफुल, कहीं जगह पर मेंशन है स्पेडेक्स में यूज़ हुआ है, जो उसका मिशन था उसमें, पीएसएलवी मिशन में। बट लेट अस सी, मोस्ट प्रोबेबली 3 ही देना चाहिए इसमें। Now aircraft Dornier is correct, Globemaster is correct. This is not supersonic combat. ये देखो, जब यूक्रेन भेजा था अपने इवैक्यूएशन के लिए, वॉर रुकवाने के लिए पापा ने, तो यही भेजा था। फिर आता है हमारा रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल। सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, बहुत बार पढ़ा हुआ है ये। पहले भी आर्टिफिशियल रेनफॉल पे उसने पूछा हुआ है। Then again, the exercise of this power by the president can be subjected to limited of judicial review. Pardoning power, देखो, कोई भी पावर है, किसी की भी है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू में हमेशा आ ही जाती है मैलाफाइड एक्सेट्रा के केस में। सो दिस इज करेक्ट। एंड किसके, विदाउट द एडवाइस, नो 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 नो, अपना डिस्क्रिप्शन नहीं होता, एडवाइस पर ही करनी होती है। सो आंसर इज ए, वन ओनली। फिर दिस, ऑन द डिसोल्यूशन shall not vacate before the first, all right, so this is correct according। अब ये देखो, ये तुम्हें बताया था मैंने उस वीडियो में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिख जाए तो समझ जाओ ये ट्रैप है, एंड दिस इज इनकरेक्ट। ये कहीं भी नहीं बोला कि रिजाइन करने चाहिए। एंड दिस, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज अवर ऑफिस पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ठीक है, 14 डेज नोटिस देना पड़ता है। एग्जैक्ट लक्ष्मीकांत में स्टेटस पड़ा हुआ है सब लक्ष्मीकांत में, बेसिक चीज। सो आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। प्रेसिडेंट क्या है? In question arise as to whether a member of the house has become subject to disqualification, president, अरे 10th शेड्यूल में प्रेसिडेंट नहीं, चेयरमैन, स्पीकर वो डिसाइड करते हैं। दिस इज इनकरेक्ट।
नो मेंशन। नाउ अब इसको वो पता नहीं कैसे लेगा, बिकॉज़ इनिशियली नहीं था बट 10th शेड्यूल के बाद आने के बाद हो गया है पॉलिटिकल पार्टी मेंशन। सो आंसर शुड बी डी, बिकॉज़ इट इज़ मेंशन्ड। फिर इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स। अब ये तो सोचो, बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके पास ग्रांट ऑफ कंसेशंस रूल बनाने की पावर ही ना हो? सो इसको मान के चलो कि ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलेवेंट लॉ। ऑब्वियसली कर ही सकता होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? 1 इज़ नॉट करेक्ट, डी। बट दिस इज़ इन फैक्ट द करेक्ट आंसर। डी ही है इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेचर रिस्टोरेशन लॉ, क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत पुरानी न्यूज़ है भाई, कितना पुराना लॉ अब कौन पढ़ेगा? 2022 की पीटी 365 में दिया होगा ये, वो खोल कर देख लेना। अब किसी में नहीं दिया होगा मैगज़ीन में। सो इसीलिए इतना ज़्यादा उन पर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ो, बस दैट इज़ सफिशिएंट। एंड इसका आंसर इज़ यूरोपियन यूनियन। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो थोड़े-थोड़े। अच्छा किया ये वाला ऐसी चीज़ें लेकर आए ताकि पता चले कि लोगों को नॉलेज है भी या नहीं, खाली तुक्के तो नहीं मार रहे। सो इसमें डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट? ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट तो दिया हुआ है उसने यहाँ पर 80 माइनस 60 20,000। फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर 80 माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो प्लस 10 कर दिया एंड अपना माइनस 60 हो गया। हमारा आंसर मिल गया विच इज 10। फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट की, अगर उसको इग्नोर करके बाकी हमारा कहाँ जा रहा है पैसा। सो दिस इज हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था? 10,000 माइनस 6,000, अगेन करेक्ट। तीनों चीजें उसने करेक्ट दी हुई है। नाउ फॉर दोज हु हैव नॉट स्टडीड इकोनॉमिक्स वेल, वो ये जरूर देखकर डर गए होंगे क्वेश्चन। आईएनएसटीसी, इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया ईरान। अब इसमें क्या है? ये क्यों किया है? अजरबैजान क्यों किया है? सो इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप। अब ये बहुत ही क्लोज दोनों ऑप्शन दिए हैं उसने। सो अल्टीमेटली क्या प्लान था? चाबहार यहाँ से एटसेट्रा को यूज करेंगे, फिर यहाँ से रशिया, यूरोप के रास्ते रशिया ऊपर जाएंगे। ब्राजील and United States of America, the former produces no. America largest producer of ethanol है, पहली statement is incorrect and yes, this is correct. US में कौन से होता है and यहाँ पे शुगर केन से होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। वर्ल्ड, अब ये क्वेश्चन में भी एम्बिग्यूटी है, ये कंप्लीटली उनके ऊपर जाएगा यूपीएससी के ऊपर कि इसके आंसर की में क्या देंगे, बिकॉज दिस शुड बी इनकरेक्ट। किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है? उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्प्लीकेशन। सो इम्प्लीकेशन में कहीं पर भी ये नहीं था कि भाई इमीडिएटली फ्लडिंग हो जाएगी, साइक्लोन्स आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, आंधी तूफान आ जाएगा। दिस वाज नॉट द केस। केस यही था कि हमारा सर्वाइवल पे खतरा हो जाएगा, बिकॉज प्राइमरी रीजन इज ये, बिकॉज ऑफ देयर हीट एक्सचेंज हमारा पर्सिपरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। प्राइमरली यही इम्पैक्ट था। दो सम केसेस में ड्रॉट सेक्टरा भी हो सकते थे, बट इसको बोलना ये बहुत फार फ्लेज तरीका है। सो इन दिस केस आंसर शुड बी बी। नाउ लेट अस सी, देखते हैं वो क्या देंगे इसका आंसर। फिर अगेन क्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या था? अभी प्राइमरी डेफिसिट हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट उसने दिया हुआ है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आ रहा है एंड 1500 करोड़ उसकी इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है। सो 50,000 माइनस 1500, बस ये पता होना चाहिए था तुम्हें किससे क्या माइनस करना है, अपने आप आंसर मिल जाता। अगेन एन इजी क्वेश्चन अगर तुम्हारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। फिर फाइनेंस कमीशन, ये देखो 15 फाइनेंस कमीशन में ये चीज तो सबको रटी होगी कि 41% था, 42 से 41 पर ले आया था, प्लस वन जो था उसने जे एंड के और उसको दे दिया था लद्दाख को। सो सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली एलिमिनेट कर दी मैंने। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, आई गॉट माई आंसर। चल रही है या नहीं? चल रही है ना, अभी भी हो रहे हैं काम। सो इट इज स्टिल वर्किंग। ये मॉडरेट था और दिस डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज लेवल।
जिन्होंने पहले मेंस एटसेट्रा लिखा है उनको 100% ये चीज़ पता होगी, क्योंकि मेंस में हम बार-बार ये कोट करते थे। मेंस में उसने पूछा भी है ये क्वेश्चन बहुत बार। अंडरस्टूड? ये दोनों चीज़ें बाकी अपनी तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। फिर आईबीआरडी ठीक है, सिंगल हैंडेडली यहाँ उसने फँसा दिया, सिंगल हैंडेडली वो नहीं काम करता। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ मॉडरेट। अगर बेसिक तुमने स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, सो यू वुड बी नोइंग इट। आंसर इज़ सी। नेक्स्ट आरटीजीएस और एनईएफटी का डिफरेंस पूछ रहा है। आरटीजीएस सेटल्स इंस्टेंटली। यस दिस इज करेक्ट। इसमें क्या है कि चार्ज लगाता है दो, ये चार्जेस वार्जेस कोई नहीं है, हट गए थे सब। एंड यस 24/7 365 डेज काम करती हैं ये दोनों। दिस इज इनकरेक्ट। आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज, सो आंसर इज हमारा ए वन ओनली। नाउ सो व्हाट we are using UPI. So memes are no longer the memes. Memes अब memes नहीं रहे, memes से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो उसने पूछ लिया, बताओ कौन कौन यूपीआई यूज करता है, क्या करोगे इसमें? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। सो इसका आंसर इज बी। अगेन एलिमिनेशन बेसिक ट्रिक, गेसवर्क की ट्रिक, 5 दिए होते हैं तो बी के साथ ही जाना, ऑप्शन बी के साथ इसमें भी चल रही है। देखा 5 क्वेश्चन दिखा दिए, उनमें से 4 में चल रही थी, 1 में नहीं चली। सी सी कितना बेनिफिट मिलता है, ये करना होता है वहां पर, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग। फिर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गवर्नमेंट स्कीम की मैंने वीडियो में बोल दिया था कि ये बहुत ही हाई चांसेस हैं, क्योंकि बजट में गवर्नमेंट ने बहुत बार इसको बोला था। एंड अगेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी एक्ट, बिल्कुल कर सकता है। कैन अब्रिज, नो इट कैन नॉट अब्रिज। बैकडेट से भी ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस चल रहे थे एंड बोल दिया था। सो आंसर इज सी 1 and 3 ओनली। अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है फोर्ट से। यस दिस इज कम्स फ्रॉम ईटा फोर्ट। एंड 2 नेशनल पार्क हैं, कौन से? नामदफा एंड मॉलिंग। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन है। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नागालैंड। नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं आई थी, स्टेट हुड आया थ्रू आई थी, इसका खुद का अपना एक्ट आया था स्टैट्यूटरी। फिर त्रिपुरा इनिशियली वाज अ पार्ट सी स्टेट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी थी। यस दिस इज करेक्ट। तो हमारा आंसर है 1 and 3, only 2 pairs are correct. In simple, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। आंसर इज ए 1 ओनली, 2 नहीं है, ए 1 ओनली है। इंटर-स्टेट काउंसिल मेंशन है बस, बाकी दोनों नहीं है। Explicitly mentions that in certain spheres the governor of state acts in his own discretion. ये देखो explicitly, अब वो क्या था? काउंटर ट्रैप था, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो हमेशा हम गलत ही कर आ जाएंगे, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मेंशन्ड है। अब उसने ये नहीं पूछा कि डिस्क्रिशन क्या है, उसने पूछा है कि बस ये मेंशन्ड है कि सर्टेन केसेस में एक्ट्स इन हिज ओन डिस्क्रिशन, तो दिस शुड बी ट्रू। फिर प्रेसिडेंट कैन रिजर्व अ बिल गवर्नर से बिना फॉरवर्ड हुए, दिस इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज 1 ओनली। फिर आता है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, तीनों करेक्ट थे। पता नहीं ये कैसे गलत किया हो जिसने भी बताया, बट यस ऑल द थ्री आर करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में भी एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी आएगी इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट पे, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तो पहली स्टेटमेंट तो है ही इनकरेक्ट। अब ये आएगी हमारी बी या डी पर, बिकॉज कैन टेक ओवर, यस गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है, बट क्या टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है? अब ये इस वर्ड का खेल है सारा। सो आंसर विल बी ईदर बी और डी। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसे पता होगा, और वो भी पेयर पूछे। अगर मैं बीच में ऑप्शंस के बेसिस पे एलिमिनेट करता तो शायद हो जाता। सो कोर बोर्ड इज नो, कोर बोर्ड इज एमएसएमई का। ऑटोमोटिव भी गलत दिया था, और इसने नेशनल सेंटर ये भी गलत दिया होता, सारे ही गलत मेंशन किए थे। इट इज डी। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ यूनियन लिस्ट, 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर, क्या-क्या हमें चाहिए होगा? 1 वही स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन, उसी की बात कर रहा है इसमें। डायरेक्ट सिंपल लक्ष्मीकांत, ए है हमारा आंसर।
फिर गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ये भी सारी स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, मल्टीपल टाइम्स वी हैव रेड इट, सिंपल डायरेक्ट पॉलिटी क्वेश्चन। Production of crude oil, refining, storage and distribution of petroleum, market and sale of petroleum, and production of natural gas. अब क्या-क्या काम है? This is a difficult question. NBRD का क्या-क्या काम होगा? Petroleum and Natural Gas Regulation Board. So this is a difficult question. इसका आंसर है 2 only. Downstream factors पे वो फोकस करता है जैसे refining, storage, transport, marketing, sale, etc. Sedition. This is a simple question. Salt law, Dandi, डांसिंग गर्ल 1000 टाइम, 1000 बार पढ़ा होगा कम से कम, नहीं तो ब्रॉन्ज स्टैचू, सिर पे द्रिव, लॉस्ट वेक टेक्निक। ये मुश्किल क्वेश्चन था। लीगल डिफेंस किस-किसने प्रोवाइड करवाया था? इसका आंसर है चौरी चौरा के बाद मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहा पूना पैक्ट, उसके बाद हरिजन कैंपेन शुरू हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली कवर किया हुआ था हमने इस वीडियो में, मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो में। फिर ये पीवाईक्यू उसने पूछा था, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर इंडिजीनियस, कौन से हमें बाहर से लेकर आए थे। ये देखो पीवाईक्यू पिछले साल का, पपाया, रेड सैंडल्स, कैश्यू। अब इस बार ही उसने पपाया उठाया, पपाया यहाँ डाल दिया और बोल दिया कि पोर्चुगीज कौन-कौन सा लेकर आए थे। तो एग्जैक्ट वही पीवाईक्यू से इंस्पायर होकर ये बना है, इसीलिए दिस इज व्हाई इट इज सेड कि पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। सो इन दिस केस आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। टाइम जोन, नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल क्वेश्चन। किसको पता होगा इसका आंसर? किसके कितने टाइम जोन्स हैं? अगर मुझे पता भी है कि भाई इसमें ज़्यादा है, चलो मैंने सोच लिया कि यूके की अपनी मेनलैंड टेरिटरीज़ अलग हैं, बाकी टेरिटरीज़ अलग हैं, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज़ अलग हैं, तो वो अलग होगा, बट कितने हैं, किसको पता है? क्योंकि उसने पूछा है मोर देन 4। एंड एलिमिनेशन टेक्निक, गेसवर्क टेक्निक क्या कहती है? जब भी 5-6 यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं, हमेशा किसके साथ जाओ? ऑप्शन बी के साथ। 6-1। क्या स्कोर चल रहा है? 6-1। अगर वो ट्रिक अभी भी मैं चलाता, 6 करेक्ट 1 इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? चल रही है। कौन बोल रहा है नहीं चल रही? सामने है। नॉलेज की भी जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉलेज से नहीं हो सकता। कितने रटोगे, कितनी कंट्रीज के टाइम जोन रटोगे? बट दिस इज वर्किंग, सो टेक द बेनिफिट। जब तक चल रही है तब तक मजे करो। दिस वॉज डुएबल, ठीक है, दिस वॉज डुएबल। अगर तुमने बेसिक पढ़ा है टाइम जोन्स का, इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो तुम्हें पता होगा इसका। बट ये देखो, अगर उसने बोला है एनादीर साइबेरिया में है, नोमे अलास्का में है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि नोमे एक दिन हमसे आगे कैसे होगा, एक दिन पीछे होगा? अगर इधर मंडे है तो इधर संडे होगा, बट उसने ट्यूसडे दे दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो ये किया जा सकता था, दिस वाज डुएबल। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नाइकर 500 बार पढ़ा है, 1000 बार पढ़ा है, सब हिस्ट्री हमने पढ़ी थी अच्छे से। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें हमें चिली का पता है क्योंकि लिथियम ट्राइंगल पढ़ा था हमने कि हाँ यहाँ लिथियम ट्राइंगल होता है, बट व्हाट अबाउट द अदर वंस? बोत्सवाना में, अब इसमें निकल भी गेस करना वाज वुड हैव बीन डिफिकल्ट। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट इजी। एक तो पता है बट बाकी दो में फंस रहा है ये। एंड लास्ट क्या हुआ हमारा? वर्ल्ड मैपिंग पढ़ पढ़ कर कितनी घंटों की तुमने, 50 घंटे की वर्ल्ड मैपिंग की मैराथन देख ली, क्या फायदा हुआ? नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी की हमने बैटल ऑफ नॉर्मैंडी, डी डे सबने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मूवीज में भी देखा होगा। सो ये तो पता होगा। एंड सर्दिनिया भी हो सकता है पता हो, बट पहले वाला मेलोर्का। सो दिस लिए दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड द आंसर इज नन। सारे ही गलत दिए थे उसने, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। सो अब देखकर व्हाट डू यू थिंक कितनी कट ऑफ जानी चाहिए? Now based upon my experience paper is difficult, बट अगेन 2023 लेवल का डिफिकल्ट नहीं है कि 80 से ही नीचे चली जाए कट ऑफ। सो कट ऑफ अभी जितनी गई थी प्लस जितनी एम्बिग्यूटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे तो फिर से कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगी। एंड व्हाट आई थिंक इज इट शुड बी समवेयर अराउंड दिस, और मे बी 85 86 प्लस माइनस 2, चलो इतना भी मार्जिन ले लेते हैं।
दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी द कट ऑफ। मैंने इसमें सब कुछ कंसिडर कर लिया है। सीसैट भी डिफिकल्ट बोल रहे हैं एंड वैकेंसीज भी देखकर व्हाट आई थिंक इसी के अराउंड होगी। बट अल्टीमेटली अब क्या डिपेंड करता है, अल्टीमेटली जो कुछ क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी है, अगर क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे एंड आंसर की वेरी करेगी, सो उस पे डिपेंड करेगा। सो इन एनी केस, अगर इफ यू आर स्कोरिंग अबव दिस एंड इफ यू आर इन अर्ली 80s, अगर अर्ली 80s में भी स्कोर है 82 के अराउंड, 80 के अराउंड, सो प्लीज अब क्या करना है, नाउ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब क्या है, 22 अगस्त से हमारा मेंस है, बहुत ही कम टाइम है, ठीक है? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना आने वाले दिनों में। 1 दिन, 2 दिन ब्रेक लेनी है और पढ़ना शुरू करो मेंस के लिए। वेस्ट मत करना टाइम कि भाई रिजल्ट आ जाएगा, इनसाइडर इन्फो आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इनसाइडर इन्फो देख लेता हूँ जाकर, कट ऑफ डिस्कशन करते हैं, यूपीएससी को गालियाँ देते हैं, देखते हैं कितने खराब क्वेश्चन बनाए, उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग योर टाइम, डोंट डू दैट प्लीज़, डू नॉट डू दैट। व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब आगे सोचो, आगे पे फोकस करो। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने भी अपने अटेम्प्ट्स में यही करी है। कई बार आई आल्सो वेस्टेड माय टाइम इन स्पेकुलेशन, रिजल्ट के वेट में। सो प्लीज़ इमीडिएटली टेक अ ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो, गेट बैक टू मीट्स। इन एनी केस प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता, ये प्रिपरेशन आगे काम आएगी इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन 2026, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन मेंस ने ही करवाना है, प्रीलिम्स ने नहीं करवाना, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है। बहुत बार तुमने सुना होगा यही सिमिलर ज्ञान, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आने वाले टाइम में रिजल्ट तक कोशिश करना, रिजल्ट आने तक एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपना एथिक्स कवर कर लो, मोमेंटम बना लो, बिकॉज़ एथिक्स इज़ कंप्लीटली न्यू फॉर मीन्स एंड टाइम लगता है उसको, एटलीस्ट 2 हफ्ते लग जाएँगे अगर पहली बार पढ़ रहे हो एथिक्स को, एंड उसकी आंसर राइटिंग एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, केस स्टडीज़ आती हैं एंड एथिक्स के ऑलरेडी फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे बनाए हुए हैं, उन्हें देख लो एंड प्रिपेयर करो एथिक्स। जितना ज़्यादा हो सके एथिक्स कवर कर लो। एग्ज़ाम्पल्स एटसेट्रा सब इकट्ठे करो, नोट्स बनाओ एंड पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करो एंड साथ ही ऑप्शनल, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मोमेंटम चाहिए, मेंस में अच्छा चाहिए तो ऑप्शनल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट। यही होली ट्रिनिटी है हमारी। दिस इज़ द होली ट्रिनिटी जो सिलेक्शन करवाती है। एस्से, एथिक्स एंड ऑप्शनल। एक भी गया यू आर, मेरे केस में ये जाता था। सो एक भी गया यू आर आउट ऑफ द गेम। सो इसीलिए ध्यान रखना ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि अब 1-2 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद प्लान बनाओ। आई एम हियर विद यू। We are also going to start a lot of initiatives, a lot of free initiatives, बाकी mentorship etc. Everything is going to start. So अब आने वाले टाइम में हमें अपनी जान डाल देनी है, बिकॉज़ अल्टीमेटली यही 3 महीने डिसाइड करेंगे हमारा फ्यूचर। मेंस के बाद कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 3 महीने लगकर मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो एंड आई एन्श्योर यू कि सिलेक्शन होगा। अच्छी मेहनत करोगे तो किस्मत में होगा तो होगा, बट टाइम वेस्ट मत करो ये 3 महीने एंड स्पेसिफिकली दीज़ 2 वीक्स। बाकी आने वाले टाइम में आई विल बी मेकिंग डिटेल स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज़ क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। वीडियोज़ आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, गो एंड वॉच देम। नाउ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ज़रूर उसके पीवाईक्यूज़ करने ही करने हैं। मेन्स इज़ ऑल अबाउट पीवाईक्यूज़, मॉडल आंसर्स, आंसर राइटिंग एंड 1 पेजर नोट्स। ये है मेंस की गेम, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं मेंस की गेम। ये 4 प्रायोरिटीज़ हमें अपनी फ़ोकस करने वाली हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम्हें उसके पीवाईक्यूज़ करने हैं। एग्ज़ैक्ट वर्बेटिम पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, एग्ज़ैक्ट, ऑलराइट? जीएस 3 का जीएस 1 में भी पूछ सकते हैं। प्लस थीम्स पे फ़ोकस करो। बहुत-बहुत ज़रूरी है पीवाईक्यूज़ को कवर करना। साथ में मॉडल आंसर्स को यूज़ करो, उनका कंटेंट यूज़ करो एंड इतना नहीं पढ़ना मेंस के लिए। मेंस के लिए हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। प्रीलिम्स के लिए जितना हमने पढ़ लिया ना, उतना तो मेंस के लिए पढ़ना ही नहीं है। ऑलराइट? सो मेंस की गेम आसान है, बट मेंस में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है बिकॉज़ हमें आंसर राइटिंग करनी है। हमें समझना है आंसर लिखने कैसे हैं और टाइम फ्रेम में कैसे लिखने हैं। 7 मिनट्स में, 11 मिनट्स में एंड कैसे मैक्सिमम स्कोर लेकर आएँ उसमें। फिर रिविज़न में मुश्किल आती है बिकॉज़ हमें पूरा मेंस में सारे जीएस सब्जेक्ट्स,
तुम्हारा एथिक्स और ऑप्शनल रिवाइज करना होता है। दिस इज व्हाई वी नीड वन पेजर नोट्स। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो वन पेजर नोट्स के लिए, कैसे इसको बनाना है। अभी से इसको बनाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो। इसकी भी बनाऊंगा कैसे मॉडल आंसर यूज करनी है। आंसर राइटिंग की आई हैव ऑलरेडी मेड, सब्जेक्ट वाइज कैसे उनको करना है, कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, एवरीथिंग इज देयर। बस जाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ 90 डेज का, आने वाले 3 मंथ्स का, 22 अगस्त तक, कि तुम्हारा क्या शेड्यूल रहेगा। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो, वीक वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो कि कैसे कब तक कंप्लीट करना है। उसमें एटलीस्ट हमें 2 आइटरेशन ऑफ मॉक टेस्ट लगा लेना। ऑलराइट, आने वाले 90 डेज की मैं पूरी फ्यूचर स्ट्रैटेजी एक सेपरेट वीडियो में बना लूंगा एंड उसमें आई विल डिस्कस कैसे करना है। सो अभी के लिए क्या करना है, जस्ट स्टार्ट, जो अच्छा लग रहा है उससे स्टार्ट करो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ये दोनों चीजें उठा लेना अभी, क्योंकि एथिक्स में थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर इफ यू हैव स्टडीड एथिक्स योर ऑप्शनल पहले, सो वेल एंड गुड, वरना अभी इन्हीं को पिक करना, बिकॉज इनमें मोमेंटम बनाना है हमें। क्योंकि अभी एथिक बाकी सब चीजें तो तुम पढ़ कर आए हो, दिस इज द न्यू थिंग फॉर यू। ये पढ़ो, फिर बाकी रिवाइज करो। अगर ये पहले पढ़ा हुआ है तो फिर अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जिससे मोमेंटम बने। बस मुझे वो मोमेंटम बनाना शुरू करना है अब से। सो रिजल्ट आने तक मोमेंटम बनाओगे, रिजल्ट के बाद तो 2 हफ्ते लग जाते हैं। सो इसीलिए अभी 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में मोमेंटम बिल्ड करो, 2 हफ्ते बाद ऑब्वियसली अब रिजल्ट आ ही जाता है जल्दी। सो 2-3 दिन में अभी रेस्ट लो, गैदर योर एनर्जी, गैदर योर स्ट्रेंथ, एंड दिस विल बी योर मेंस, दिस विल बी योर टाइम्स। आराम से क्लियर होगा, इट इज़ वेरी ईज़ी, आई एम हियर, 100% निकालेंगे मेंस। सबसे ईज़ी चीज़ है मेंस निकालना, इट इज़ नथिंग। सो जस्ट स्टे विद मी, स्टे हियर, निकालेंगे मेंस एंड अब मेहनत करनी है, पीछे नहीं रुकना। जो एनर्जी लेकर आनी है ले जाओ, जो पहले हुआ सारी बातें भूल जाओ, जस्ट फोकस अहेड, फोकस ऑन मेंस फॉर नाउ। कितना भी स्कोर आ रहा है, इफ एनीवेयर 80 के अबव जा रहा है, सो इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज की और कम होंगी। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली अपनी कट ऑफ देखकर। राइट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नाउ सम क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी रहेंगी, उनके पीछे अब टाइम वेस्ट मत करना डिस्कशंस में, एंड स्क्रिप्ट नहीं करना। जो होना था हो गया। वी हैव टू फोकस ahead now, we have to focus on the future, we have to focus on mains, and we will do it. So let us get back and करते हैं मिलकर मेहनत, निकालते हैं मेंस। On this note, let us end this video. If you have any other doubts, any queries, कोई suggestions हैं, कुछ भी issue है, so feel free comments में, या हमारा telegram channel think IS, I am here with you. All right, all the best to you and have a great day.